नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में संपूर्ण संविधान का रिवीजन कराने वाला हूं और ये दोस्तों महामैराथन क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी का एग्जाम एकदम निकट है, तो क्यों ना आप सभी का एक बार रिविजन ही करा दिया जाए पूरे संविधान का। और इसका ये रीज़न है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है एलएलबी का होने वाला है, एलएलबी एंट्रेंस का। इस वजह से दोस्तों वहाँ पर संविधान से क्वेश्चन बनना लाजमी है। इसी वजह से मेरे दिमाग में एक विचार आया है कि आप सभी को क्यों ना ऑनलाइनर करके, इसमें दोस्तों ऑप्शनल नहीं रहेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा, आप सभी को पूरे संविधान का मैं ऑनलाइनर करके रिविजन करा देता हूँ। कुछ उसमें पॉइंट दे रहेंगे कि जैसे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, या भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में क्या है। इस टाइप से मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो पूरे वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। और ये यकीन मानकर चलिए, आप सभी अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आप सभी का रिपीट हो जाएगा, यानी कि रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप सभी के आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि वहाँ से आप अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप सभी का यहाँ से बहुत हेल्प हो जाए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे संविधान के, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति बदल सकती है, लेकिन जो हकीकत है, जो उसका जो आंसर है वो नहीं बदल सकता दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी क्लास होने वाली है पूरे संविधान का। यानी कि इसमें दोस्तों सिर्फ आप मान के चलिए, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ संविधान संशोधन जो है मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको लेकर के चल रहा हूँ। जितने अनुच्छेद है, जितनी अनुसूचियाँ हैं, जितने क्या कहते हैं वो, जितने अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद हो गए, और दूसरा वो हो गया क्या कहते हैं भाग, जितने भाग हो गए, तीसरा ये सभी को लेकर के एक साथ चलने वाले हैं और वन लाइनर रहेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ इस अनुच्छेद में ये है, इस अनुसूची में ये है और इस भाग में ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए आ जाइए, अभी यहाँ देख पाएंगे आप, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियां को जोड़ दिया गया है, जिससे उनकी संख्या में वर्तमान में 12 हो गई अनुसूची। और संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद एवं भागों का भी समावेश कर दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों देख पाएंगे। आपको आशा करते हैं पूरी वीडियो अच्छे समझ में आएगा। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, और मैं कोई ज़्यादा बहुत इसमें नो बकवास, नो बात, सिर्फ ओनली पढ़ाई दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई वाली बात होगी, कोई भी बात नहीं होगी इससे अलग, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक बातें चलेंगी। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया, संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुभाग, नए अनुच्छेद और भागों को अभी समावेश किया गया है, किंतु सभी इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि किसी मूल अनुच्छेद या भाग के साथ है। यहाँ देख सकते हैं अलग से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि मूल अनुच्छेद या भाग के साथ का, खा और गा आदि लगाकर नए अनुच्छेद या भाग का सृजन किया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 का भाग 4 है, तो भाग 4 के बाद भाग 4 का, इस तरीके से उसी में ऐड कर दिए गए जितने भी नए बनाए गए हैं दोस्तों, इस प्रकार से। अतः जो आज भी भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद 395 है, यहाँ पर आप इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। अतः आज भी भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद 395 है तथा भाग 22 ही है। परंतु यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद है और 25 भाग है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी आज। देख सकते हैं संशोधन द्वारा संविधान के 4 नए भाग जोड़ दिए गए हैं। भाग 4 का यहाँ देख पा रहे होंगे, भाग 4 का, भाग 9 का और भाग 9 का तथा भाग 14 का, ये जोड़े गए हैं, तथा भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया भारतीय संविधान के भाग, जितने भी भाग हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम करते चलेंगे दोस्तों, आपसे सुनते जाइएगा यहाँ पर किस प्रकार से आपका एक्सप्लेनेशन हुआ है। यहाँ देख पाएंगे अनुच्छेद क्या कह रहा है, भाग 1 में क्या कहा जा रहा है, देख पा रहे होंगे भाग 1 में क्या कह, मतलब आपको सिर्फ भाग पढ़ना है कितने भाग में है, और उसके बाद अनुच्छेद अलग से बताया जाएगा दोस्तों। अभी भाग पढ़िए। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा हुआ है दोस्तों। इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और इसमें जो क्या कह रहा है, भाग 2 में दोस्तों देख सकते हैं नागरिकता है, भाग 2 नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक सम्मिलित है। अगला देखते हैं भाग 3 में क्या कह रहा है। भाग 3 में ऐसे ही दोस्तों आप पढ़ते जाइए और आप
नोटिस करते जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, आप सभी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन। भाग 3 में दोस्तों ये है मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 होते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद जितने हैं उसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आप देखते चलिएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भाग 4 का आ गया दोस्तों। इसी तरह से भाग 4 था दोस्तों, अभी भाग 4 का मौलिक कर्तव्य इसमें है, जिसमें अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है। अगला देखते हैं, परीक्षा दृष्टि से कुछ चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको मूल रूप से जब पूछा जाएगा तो 395 लगाइएगा। भारतीय संविधान वर्तमान गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है, तो वर्तमान गणना की दृष्टि से लगभग 465 आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तरीका यहाँ पर देख पाएंगे, अगला पॉइंट अनुच्छेद 12 देख सकते हैं 300, यहाँ पर 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितने हैं, तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। फिर अगला क्या है, वर्तमान में गणना की दृष्टि से यहाँ देख सकते हैं भागों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। और संविधान में मूल पाठ में भागों की कुल संख्या कितनी है, 22। मूल पाठ में भागों की संख्या कितनी है, 22 है, लेकिन वर्तमान में गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की कुल संख्या 25 हो जाती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो आप बता पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, आपको बताना है भाग 20 दोस्तों। भाग 20 यानी कि अनुच्छेद 368 इसमें आता है। भाग 20 में क्या आता है, अनुच्छेद 368। अगर पूछा जा रहा है संविधान के किस भाग के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, तो आपको यहाँ पर भाग 20 भाग 21 इस तरह दे रहेगा, सिर्फ भाग 20 आपको बताना पड़ेगा। अगर से दिया गया किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया, तो आपको 368 बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, फिर भाग 5 में क्या कह रहा है, संघ देख सकते हैं। भाग 5 में संघ है, यानी कि द यूनियन। भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं, 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या कह रहा है, राज्य, जितने भी राज्य है उसकी राज्य की चर्चा होगी, और इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इसी तरह से आप पॉइंट वाइज देखते जाइए, फिर रिवाइज करते जाइए कि क्या है। भाग 7 में क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान संशोधन, यहाँ देख सकते 7वां अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। आप देख पा रहे हैं भाग 7 में ये चीजें सम्मिलित है। अगला देखते हैं भाग 8 में क्या है। भाग 8 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरी जितने हैं 239 से 242 तक जितने अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद हैं दोस्तों इस भाग 8 में है। और भाग 9 में देख लीजिए आप क्या कह रहा है, भाग 9 दोस्तों पंचायतों से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे तो आपका बहुत आसानी हो जाएगा। पूरा संविधान आपके लिए मान के चलिए पूरा निचोड़ है संविधान का, आप सभी पूरी तरीके से जान जाएंगे। एक बार आपके माइंड में पूरा रिवाइज हो जाएगा, चलता रहेगा कि किस अनुच्छेद में क्या है, किस भाग में क्या है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप देखते जाइए। भाग 9 में पंचायतें हैं, जिसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, 243 से 243 अड़ा तक है, अड़ा तक। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों देख सकते हैं ये जो अनुच्छेद 9 में पंचायतें आई हैं 243 अड़ा संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत आई हैं। अगला देखते हैं भाग 9 का। यहाँ पर भाग 9 का है दोस्तों, नगर पालिका इसमें है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 का में अगर नगर पालिकाएं हैं। इसमें अनुच्छेद कितने हैं देख सकते हैं, अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या और छा। इस प्रकार से संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे अंतःस्थापित किया गया था, भाग 9 में जो नगर पालिकाएं हैं। अगला देखते हैं भाग 9 खा क्या कह रहा है। भाग 9 खा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 243 से या जैसे अनुच्छेद या और न तक है। संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे अंतःस्थापित किया गया था, जो कि 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सहकारी समितियों को लागू किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं पॉइंट। भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 244 से 244 का अंतर्गत ये आते हैं। अगला देखते हैं भाग 11 में आ गया दोस्तों। अगला भाग 11 में क्या है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखते जाइएगा सिर्फ, और मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, आप समझते जाइएगा। जो ये मैं बता रहा हूँ भाग 11 में ये चीजें हैं, इसके अंतर्गत ये संविधान के अनुच्छेद जो हैं ये आएंगे भाग 11 के अंतर्गत। 245 से लेकर के 263 तक जो संविधान के अनुच्छेद है वो भाग 11 में आएंगे। अब आप समझ सकते हैं पूरी तरह से भाग 11 में क्या कहा जा रहा है।
भाग 11 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं व क्या वाद, इतने जितने भी हैं ये सारी चीजें भाग 2 में सम्मिलित की गई हैं, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 का तक सम्मिलित है दोस्तों। यहाँ पर संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है, लास्ट यही है। उसके बाद अगला देखते हैं भाग 13। भाग 13 में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमन, इस तरीके से आप देख पाएंगे ये सारी चीजें सम्मिलित हैं भाग 13 के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भाग क्या है, भाग 14 दोस्तों, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 के अंतर्गत आती हैं, जिसमें जो है अनुच्छेद 308 से 323 तक बातें की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भाग 14 का। भाग 14 का में क्या है, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स जो हैं यहाँ पर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स की चर्चा हुई भाग 14 का में, जो कि अनुच्छेद 323 का से लेकर के 2023 यहाँ पर 223 खा तक इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो कि ये जो ट्रिब्यूनल लाए गए हैं, अधिकरण है, ये 42वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें संशोधन भी आप देख पाएंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू किए गए हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला दोस्तों क्या है पॉइंट, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन दोस्तों, निर्वाचन इलेक्शन जो है इसमें भाग 15 में है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का तक सम्मिलित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो है भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई भाग 16 के अंतर्गत, जो कि 330 से 342 अनुच्छेद के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या है दोस्तों, भाग 17 में क्या है, राजभाषा। राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है, जैसे कि आप पूछ लिया जाए कि भाग राजभाषा किस भाग में संविधान के, आपको तो भाग 17 इस तरीके से याद करना होगा। अगर इसी तरह क्वेश्चन को पूछ लेगा कि राजभाषा का जो चर्चा किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो उसमें किस तरीके से और क्वेश्चन बनेंगे, तो वहाँ पर आपको 343 से 351 बताने पड़ेंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला भाग 18 क्या कह रहा है, आपात उपबंध। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजनिस्ट क्या होता है, यहाँ पर जो आपात उपबंध की स्थिति आती है तब जो है एक इसकी बात किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद भाग 18 में है दोस्तों, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं पॉइंट, अगला क्या कह रहा है, भाग 19 दोस्तों, परकीड़, देख सकते हैं परकीड़ आता है, मिसलेनियस, इसमें सब कुछ सम्मिलित रहता है। भाग 19 दोस्तों अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में जो है परकीड़ वाली बातें जो है की गई हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, भाग 20 में क्या कहा जा रहा है, भाग 20 की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे संविधान संशोधन की बात हो रही, भाग 20 में है संविधान संशोधन दोस्तों, भाग 20 के अंतर्गत आता है, जो कि इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की बातें की गई हैं, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। अगला देख लीजिए, अगला क्या है, भाग 21 में क्या चर्चा हुई है, अस्थायी और संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध की चर्चा की है। इसमें टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बातें हुई हैं। ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 369 से 392 तक इसमें सब बातें की गई हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर भाग 22 दोस्तों, भाग 22 की बात हुई है, लास्ट भाग देख लेते हैं। भाग 22 जो हमारा लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम इसमें रखा गया है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निरसन, यानी कि दोस्तों ये सारी बातें जो लिखी गई, निरसन या नाम यानी किसी राज्य का नाम रखना है ना, प्रारंभ की, और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में प्राधिकृत पाठ करना है, फिर निरसन निष्कासित कर देना, इस टाइप से बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं भाग 22 के अंतर्गत, जो कि दोस्तों देख सकते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 393 से 395 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आती है, और 395 दोस्तों टोटल अनुच्छेद हमारे संविधान में, लेकिन जो संशोधन करते करते जो है 463 तक पहुंच चुके हैं। इस तरीके से आपको मूल संविधान की जब बात करेगी तो 395 ही बताना, अगर आपसे इस तरीके से मूल संविधान का नाम नहीं ले रहा तो आप 463 बता दीजिएगा, 465। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला क्या आ गया, अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स क्या है, अनुसूची के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, परीक्षा दृष्टि से थोड़ी सी यहाँ पर कुछ पॉइंट है आप देख पाएंगे। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य क्या उल्लेख हुआ है, तो भाग 4 का के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद 51 का के तहत आता है। इसमें जो है क्या कहा गया, मूल कर्तव्य क्या चर्चा हुआ है। अगला देख पाएंगे यहाँ पर क्या कहा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया है। आप बताइए भाग 4 का को किस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया है, तो आप बता पाएंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला देखते हैं भाग 9 में क्या कह रहा है, भाग 9 अनुच्छेद
243 से 43A तक में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, यानी कि जो भाग 9 में पंचायतें जोड़ी गई हैं तो किस संशोधन के आधार पर जोड़ी गई हैं? 73वां संविधान संशोधन, देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई हैं भाग 9 में पंचायतें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किस भाग के तहत किया गया है? अब देखिए एक क्वेश्चन घुमा दिया है, अब यही पूछता है भाग 9 का के अनुच्छेद इतने में जो है किस संविधान 74 मतलब किस संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया है। अब यहाँ घुमा दिया क्वेश्चन 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका को संबंध में जो है किस भाग के तहत जो है प्रावधान किया गया, तो भाग 9 का देख सकते हैं भाग 9 का के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 या से लेकर के 6 के तहत ऑप्शन इस तरह के साफ साफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ही मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 का को जोड़ा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 97 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जहाँ तो है 2011 द्वारा जो है ये 9 खा को संविधान के भाग में जोड़ा गया था। अगला देखते हैं संविधान का भाग 9 खा, यहाँ देख सकते हैं भाग 9 खा किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मान के चलिए जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। एक नज़र में आप देखते चलिए, रिवाइज करते जाइए, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बकवास बातें नहीं होंगी, सिर्फ जो है पढ़ाई से लेकर के चर्चा होगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसी की चर्चा होगी। 100वां संविधान देख लीजिए, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किन 2 देशों के मध्य पर जो है नई मानक सीमा पर निर्धारण किया करता है? देख सकते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किन 2 देशों के मध्य नई मानक सीमा का निर्धारण करता है? भारत और बांग्लादेश। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बता पाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अभी देख सकते हैं अनुसूचियों की बात अगर होती है दोस्तों, यहाँ पर मैं अनुसूची की बात अभी चल रहा था, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बीच में आ गए थे, तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूची हैं। आ जाइए टॉपिक पे। 12 अनुसूची है दोस्तों जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। जैसे यहाँ देख सकते हैं पहली अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में क्या होगा? राज्य और संघ क्षेत्र में होंगे। इसमें भारत के 28 राज्यों तथा 7 संघ क्षेत्र राज्यों, यानी कि दोस्तों इस समय ये डेटा चेंज कर लीजिएगा, 9 हो गए हैं ये तो, यानी कि 7 जो लिखा गया 9 संघ राज्य क्षेत्रों में का उल्लेख किया गया दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पर उल्लेख किया गया संघ 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। किसमें? आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि जो है ये 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया? पहली अनुसूची में। इस प्रकार से आपको जानना है। अगला देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है। दूसरी अनुसूची में क्या आपको देखना है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, जितने भी आ रहे हैं दोस्तों देख लीजिए, जो कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, अगर हम बात करें और भत्ता पेंशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें 60 में तो दूसरी अनुसूची में क्या बातें हुई हैं? दूसरी अनुसूची में मूलतः जो है वेतन की बात हुई है ना, जितने लोग हैं इस पद पर वेतन दिया जाएगा इसी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। अगला देखते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में क्या बातें लिखी गई हैं? शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसके तहत संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों तथा भारत के लेखा नियंत्रक परीक्षक को देख सकते हैं को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। यानी कि क्या है? अगर इन 60 में अगर हम बात करें तो अनुसूची 30 में क्या है? तीसरी में क्या है? शपथ, यानी कि जितने भी लोग किसी पद पर होंगे तो शपथ लेंगे किसके अंतर्गत? अनुसूची 3 के अंतर्गत। आप सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों उसी पर्पज से मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। बहुत ही लंबी वीडियो होने वाली है, थोड़ा आप घबराइएगा मत, क्योंकि वीडियो भले लंबी हो जाएगी लेकिन आपको नॉलेज जरूर मिलेगा, आप विश्वास करिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर ज्ञातव्य है, यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा जो है तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया, अनुसूची तीसरे के अंतर्गत। अगला देखते हैं चौथी अनुसूची आ गया। चौथी में क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं। चौथी अनुसूची में क्या बातें हुई है? इसके अंतर्गत भारत के सभी 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और पांडिचेरी, अभी जो दोस्तों जो शामिल हुआ नया वाला भी आप मान लीजिए इसी में शामिल कर लीजिए कि राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे क्या दिया
दिया गया दोस्तों 28 राज्य, 2 संघ शासित क्षेत्र जो है और राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की कुल 242 सीटों में 233 सीटें विभिन्न राज्यों को आवंटित हैं, जिसमें सर्वाधिक 31 राज्य 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। इसका मतलब क्या, आप देख सकते हैं 5वीं अनुसूची में क्या बातें की गई, इस तरीके से आप जान पाएंगे। 6ठी अनुसूची में क्या बातें की गई हैं, 6ठी में आप देख लीजिएगा। इसके तहत असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बातें हुई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन आ गया, अभी इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसकी चर्चा हुई है, 6ठी अनुसूची में क्या हुई है, यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरीके से आएगा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत क्या आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कुछ बातें जो बताई गई, उसको जो है किसमें रखा गया, अनुसूची 8 में रखा गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 6ठी अनुसूची, सॉरी दोस्तों 6ठी अनुसूची में। अगला 8वीं अनुसूची की भाषाएं क्या क्या है दोस्तों, देख लीजिए 8वीं, अभी 6ठी चल रही थी, 8वीं अनुसूची की भाषाएं क्या क्या हैं। 8वीं अनुसूची में देख सकते हैं असमिया 1, बंगाली, गुजराती और हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। जो ब्लैक वर्ड है दोस्तों, जितने ब्लैकेट हैं ये जो दोस्तों अभी नए जो सम्मिलित किए गए उसकी बात हो रही है। तब की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का भी उल्लेख नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाषाएं तो दोस्तों आप सभी ने 22 भाषाएं पढ़ी, लेकिन दोस्तों क्या है भाषा में जो दोस्तों क्या है, अंग्रेजी दोस्तों, अंग्रेजी की चर्चा नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी की चर्चा नहीं हुई है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, इस तरीके से आप जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वीं है दोस्तों। 7वीं अनुसूची क्या कह रहा है, 7वीं अनुसूची में दोस्तों संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का भी जो विभाजन हुआ है उसके बारे में बताया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसमें जो दोस्तों इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का विभाजन के अंतर्गत 3 प्रकार की सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों कुल 97 विषय हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं, देख लीजिएगा। वर्तमान में कुल 100 हैं का उल्लेख है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची को यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार जान पाएंगे। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची में अभी आपको यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, परीक्षा दृष्टि से आ गया है, किस अनुच्छेद, अभी इसके बाद मिलेगा, किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नामों और की सूची जो है तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, देख लीजिए आप यहाँ पर डेमो देख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है, यहाँ प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश के पूर्व संविधान के किस अनुसूची की संशोधन आवश्यक होती है। अगर आप किसी नए राज्य के प्रवेश में जो है क्या कर रहे हैं, संघ में नए राज्य को प्रवेश देने के लिए संविधान को अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, किसमें, प्रथम अनुसूची में करना पड़ेगा। अगला देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उसे किन अनुसूचियों में शामिल किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में, ध्यान देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुच्छेद सूची 6 किन किन राज्यों पर लागू होता है। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 6 जो है, यानी कि अनुच्छेद नहीं दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद गलत है, अनुसूची होगा दोस्तों, अनुसूची 6, अनुसूची 6वां अनुसूची जो है दोस्तों किस किस राज्यों पर लागू होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो वहाँ पर असम बताएंगे, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों पर इसी में होता है, इन्हीं 4 राज्यों पर अनुसूची 6 जो है लागू होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 6वां, देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पर आप पढ़े थे इस तरीके से, राज्य सूची में कुल, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, यहाँ पर आ गया दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं, राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में 61 जिन पर विधि राज्य द्वारा बनाई जाती है। राज्य देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होगा, राज्य में राज्य द्वारा बनाई जाएगी। उसके बाद आ जाता है समवर्ती सूची की चर्चा हो। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। एक संघवर्ती सूची है, समवर्ती सूची और राज्य सूची।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ जैसे समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, वर्तमान में 52 हैं। इसका उल्लेख है जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को होता है। ध्यान से देखिएगा, इसका जो है इस पर जो कानून बनता है दोस्तों संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। इस प्रकार से आप जान पाएंगे, यानी कि जो राज्य सूची है उसमें जो है राज्य सरकार कानून बनाएगा, और जो संघ सूची है उसमें संघ बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगा कोई भी कानून। लेकिन जो समवर्ती सूची है दोस्तों, इसमें दोनों ही अपना जो है विधि बना सकते हैं, विधि कानून बना सकते हैं, दोनों को बनाने का अधिकार है समवर्ती सूची के अंतर्गत। दोस्तों इसमें दोनों राज्य आएंगे, राज्य और संघ दोनों आएंगे। 8वीं अनुसूची कह रहा है क्या? 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषाएं हैं। इसमें जितनी भी भाषाएं हैं, अभी जो मैंने ऊपर पढ़ा ये सभी भाषाएं दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये सभी भाषाएं अभी जो मैंने आप सभी को यहाँ दिखाई, ये सभी भाषाएं जो लिखी गई हैं, ये सब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं आती हैं। तो अनुसूची 8वीं में क्या आती है? भाषा। दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप, इस प्रकार से आप यहाँ देख पा रहे होंगे 8वीं अनुसूची की चर्चा हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है। जो 22 भाषाएं हैं जो दोस्तों, उसका चर्चा किस में है? 8वीं अनुसूची में है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी पूरी तरह समझ पा रहे होंगे और आप सभी को पूरा वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और सभी के काम आने वाला है। ऑनलाइन है दोस्तों, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते ही रह जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को पूरी तरह से ऐसे ऑनलाइन में बता दिया जाए। किस प्रकार से देख सकते हैं, 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी आई थी, जिसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। देख पाएंगे यहाँ पर 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और 1952 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुर को लाया गया था। उसके बाद KNM को जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था, जो कि KNM का मतलब क्या है दोस्तों? कोंकणी, N फॉर नेपाली और M फॉर मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लाया गया था। और इस प्रकार से देख पाएंगे आप, तथा 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को लाया गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जो भी शामिल किया गया था। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे आप सभी। यहाँ पर 9वीं अनुसूची की बात हो गई है, 8वीं अनुसूची हो चुकी। 9वीं अनुसूची में क्या, इसमें कुछ अधिनियम और विनिमयों को विधि मान्यकरण का उपबंध किया गया है, और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है। यानी कि जो 9वीं अनुसूची में बातें लिखी गई हैं, इससे अगर से कुछ गलत होता है तो उसको जो है न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे पाएंगे। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम बनाए गए हैं। यह जो है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। देख सकते हैं जो 9वीं अनुसूची है, ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। अगला देखते हैं दोस्तों, 10वीं अनुसूची आ गई आपके स्क्रीन पर। 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें दल बदल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10वां क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम जो है, इसमें जो है संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम को। उल्लेखनीय है कि दल बदल अधिनियम जो है यहाँ पर दल बदल के आगे देखते हैं क्या आता है, दल बदल के आधार पर दोस्तों, दल बदल के आधार पर यहाँ देख पाएंगे निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। और 11वीं अनुसूची देख लीजिए, इसमें पंचायतों की शक्तियों का तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से देख पाएंगे इसमें विषय 29 हैं, और किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद संविधान के संशोधन के द्वारा आया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बोल दे रहा हूँ दोस्तों, बाकी सभी नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें देख दे रहा हूँ। और इसको किससे जोड़ा गया है? 1992 द्वारा जोड़ा गया है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय को कार्य करने के लिए 18 विषय बनाए गए हैं दोस्तों, 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 11वीं में 29 विषय। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे और नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो है उस 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इसको जो है 12वीं सूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित की गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या पॉइंट है? संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अभी तक दोस्तों आप सभी ने क्या पढ़ा? अभी तक आप सभी ने पढ़ा दोस्तों संविधान के जो है अनुसूची कितने थे और भाग कितने थे, उसमें भाषाएं कितनी थी, ये सभी अभी तक आप सभी ने पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आ गया, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अब हम प्रमुख अनुच्छेद की चर्चा करेंगे दोस्तों। अब एक तरफ से करते चलेंगे और एक तरफ से देखते चलेंगे सिर्फ इस कौन से अनुच्छेद में क्या बातें हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जितने भी भाग हैं संविधान के 20-25 जो भाग थे, अभी 20 भाग, तो उसके दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा वीडियो आप सभी के लिए और पूरा संपूर्ण वीडियो संविधान का लेकर के चल रहा हूँ।
ये क्लास जो दोस्तों बहुत लंबी खींचने वाली है, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक और शांति बनाए रखेंगे और शांति से पूर्वक आप इसको पूरी क्लास देखेंगे। अगला देखते हैं, संघ और उसका राज क्षेत्र आ गया है। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में चर्चा होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे संघ और उसके राज क्षेत्र की चर्चा हो रही है। पहला आप देख सकते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ तथा संघ का नाम और राज क्षेत्र। दोस्तों सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र संबंधित बातें इसमें की गई हैं। करता है कि भारत अर्थात इंडिया संघ राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर क्या कहा गया, भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसमें कहा गया दोस्तों। अगला देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन आप कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। अगला देखते हैं दोस्तों, साधारण बहुमत के द्वारा संसद को साधारण बहुमत के पास करा करके आप करा पाएंगे। अगला देखते हैं आ गया नागरिकता। नागरिकता आ गया दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर के नागरिकता आ गया है। यहाँ पर अभी मैंने जो भाग बता रहे थे वहाँ पर अनुच्छेद बता रहे थे, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद है तो कौन सा भाग है, भाग जो है 2 है नागरिकता दोस्तों। इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात की गई है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार जो है अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आप दे पाएंगे। 7वां क्या कह रहा है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 7 के में ये बातें कही गई हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 8 में दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार मिलेंगे अनुच्छेद 8 के तहत। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को का नागरिक न होना। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से होगा 9 अनुच्छेद में। 10वां अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 10 कह रहा है दोस्तों नागरिकता के अधिकार। यहाँ देख सकते हैं नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। आपका जो नागरिकता का अधिकार बना रहे इस अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 11 की बात करें दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अनुच्छेद 11 की बात करें, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। संसद में इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। इस प्रकार से देख पाएंगे। अगला देखते हैं मूल अधिकार आ गया, भाग 3 आ गया दोस्तों, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द का परिभाषित किया गया। भाग अनुच्छेद 12 में क्या किया गया, यहाँ पर अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। अगला दोस्तों अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य हो जाना अनुच्छेद 13 के अंतर्गत है। यहाँ देख सकते हैं मूल अधिकारों से असंगत, अगर कोई चीजें मूल अधिकारों से असंगत होती हैं तो ये जो संरक्षण करेगा आपके मूल अधिकार की। अनुच्छेद 13 कोई बता नहीं पाएगा दोस्तों। आप बहुत सारे लोग बताते हैं अनुच्छेद 15 के बाद से, लेकिन 1 से लेकर के 15 तक अनुच्छेद का क्या रखा गया उसमें वो कोई नहीं बता पाता, बहुत लोग फंस जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पर अनुच्छेद 13 आपका संरक्षण देगा। अगला देखते हैं दोस्तों समता का अधिकार आ गया। समता का अधिकार क्या, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, देख सकते हैं समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 2 आंखों से देखा जा रहा है इसका मतलब आपको कहते नहीं है 2 आंखें करना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। आपको समान समता समक्ष जो है विधि के समझ जो है कानून के समझ जो आपको समानता दी जाएगी और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा आपको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, धर्म मूल और जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा। यानी कि आपको कोई लिंग के आधार पर, कोई जन्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर आपसे कोई जो है विभेद नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 15 में लिखा गया। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय आवास की, यहाँ पर देख सकते हैं विषय अवसर की, लोक नियोजन में जो है आपको विषय में अवसर की समता मिलना। लोक नियोजन में आपको क्या मिलना कि लोक नियोजन के विषय में आपको अवसर की समानता मिलना अनुच्छेद 16 में। यानी कि आप जो है जैसे नौकरी मान लीजिए हो गया, आप नौकरी ले रहे हैं तो आपको आरक्षण मिल जाए और किसी को ना मिले, तो इस तरीके से नहीं, मतलब आपको यहाँ पर अवसर सबको समान मिलेगा। अगला क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की भावना को अंत जो है अनुच्छेद 17 में कहा गया है। कोई भी छुआछूत की भावना नहीं दिखाएगा किसी से अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला देखते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यहाँ पर उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18, आप अभी कोई डिग्री ले रहे थे, कोई भी किसी चीज़ उपाधि, यहाँ पर उपाधि नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की, सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी संबंधित जो है आपको कोई जो है यहाँ पर उपाधि जो है नहीं दिया जाता, और उपाधि का अंत में इसी में अनुच्छेद 18 में आता है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। अगला पार्ट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से लेकर के कहाँ तक आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वाक
अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्र की आदि विषयक कुछ अधिकारों में का संरक्षण। आप देख सकते हैं, आप जो है अपनी बातों को सभी के सामने रख सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में कहा गया, आप बोल सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, आपका स्वतंत्र अधिकार है दोस्तों, आप बोल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला क्या है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा अपराध कर देते हैं, आपका मतलब फांसी हो गई है, तो आपको क्या करेंगे, आप जो है आपको ये अनुच्छेद 20 आपको अधिकार देता है कि आप जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ले सकते हैं। और किसके पास जाएंगे, किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे। आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो आपसे वहाँ पर दोष सिद्धि के बारे में आप निवेदन करेंगे। अगर राष्ट्रपति मान जाते हैं, आपको क्या है, अनुच्छेद 20 में ऐसा वर्णित है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 21 की बात करें तो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 21 आपके सामने यहाँ पर है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि दोस्तों आप क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपके जीवन का कोई हनन नहीं कर सकता, आप जीवित रह सकते हैं, आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 का दोस्तों देख लीजिए यहीं पर, अनुच्छेद 21 का कह रहा है 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद 21 का में है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे स्थगित किया गया था, स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 22 आ गया दोस्तों। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो आपको जो संरक्षण देगा अनुच्छेद 22, यानी कि आपको पहले चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको जाकर के बंद कर दें, आपको सजा सुना दें, ऐसा नहीं। तो इसी का संरक्षण मिला अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। आप ध्यान रखेंगे, जो मैं बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया दोस्तों, देख सकते हैं। अगला भाग क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ देख सकते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है, मानव के दुर्व्यापार बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, यहाँ देख सकते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किया गया है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यहाँ पर आएगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या गया, कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम तक के बालक को अगर आप कारखाने में काम करवाते हैं तो आपको अनुच्छेद 24 जो उसका संरक्षण करता है। ऐसा प्रावधान कुछ नहीं है, आपको सजा हो सकती है। इस प्रकार से अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। अनुच्छेद 25 से स्टार्ट है, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, भाग 4 है, यहाँ देख पाएंगे। 25 से अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है इसमें। आप देख सकते हैं अंतःकरण, आप अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या है, आप अब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण को ले सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में ऐसा वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 26 में क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता आपको है, आप जो है इस तरीके से धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 कहता है। ऐसा नहीं कोई आपको रोके टेकेगा। अगला अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 27 में कहा गया किसी विशिष्ट धर्म और अभिवृद्धि के लिए करों और समुदाय के लिए बारे में स्वतंत्रता मिलेगी आपको। और अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि आप खुद से अपना धर्म के आधार पर अपना कुछ संस्थाएं खोल सकते हैं। अनुच्छेद 28 आपको जो है अधिकार देता है। अगला देते हैं 5वां जो है आ गया, क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण रख रहा है अनुच्छेद 19, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार दोस्तों। आप अनुच्छेद 30 के अंदर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कोई भी कर सकता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये अधिकार है, कोई भी अपना जो है अलग से संस्थान खोल सकता है, यह अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन देख सकते हैं। अनुच्छेद 31 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो है देख सकते हैं, संपत्ति का अनिवार्य जो है था अर्जन 14वें संविधान द्वारा जो है या 1978 द्वारा जो है निरसित कर दिया गया है। इसको जो है दोस्तों यहाँ पर इसको चेंज कर दिया गया है, इसको जो है संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर 300 का में ले जाकर रख दिया गया है। अनुच्छेद 300 का में ले जाकर रख दिया गया है, वहाँ पर आप जाएंगे, जब पहुँचेंगे तो बताया जाएगा संपत्ति का अधिकार कहाँ से निकाल दिया गया, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे अगला दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार दोस्तों यहाँ पर है। अगला देखते हैं यहाँ पर आप आ जाइए स्टार्ट में दोस्तों, परीक्षा दृष्टि से आप अभी यहाँ थोड़ा सा है अनुच्छेद यहाँ पर पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से, तब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद द्वारा है ना,
देख सकते हैं मूल अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की आत्मा का है। इसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान को आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। आएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 है। अगर इस तरीके से कहा जाए अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ये किसने कहा? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। अगला देखते हैं अनुच्छेद 33 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, बलों आदि को लागू करने के उपरांत के की शक्ति जो है अनुच्छेद 33 में है। अगला का अनुच्छेद 34 है क्या? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंध जो है हो सकता है। अगला क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 35 भाग 3 के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान और उसके बाद अस्पृश्यता बलात्कार के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला यहाँ पर देख पाएंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निदेशक तत्व के लिए भी लागू होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है? यहाँ पर देख पाएंगे आप भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग के अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय का परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान रखेंगे, जो भी बातें बोली जा रही हैं सुनाई अच्छे से सुनिएगा। अगला क्या कह रहा है? अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इस तरीके से यहाँ पर वर्णन की गई है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे 39 में क्या है। और 39 काम में क्या है दोस्तों? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इस प्रकार से अनुच्छेद 39 में इस काम में इसको रखा गया है। 42 में संविधान संशोधन की 1978 में स्थापित किया गया 1976 में। अगला देख पाएंगे आप अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अगर से आ जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 आपको कह रहा है। अगला क्या कह रहा है? क्या कर दे रहा है? 42 जो है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 42, यानी कि आपको अगर इस 42 की बात करा जाए, कहा जा रहा है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपबंध। आप देख सकते हैं इसमें क्या आ जाएगा? इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा बदल सकता है। आ जाएगा जो एम्बुलेंस होता है 108, ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 42 दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया प्रसूति है ना, संविधान एम्बुलेंस जो है सेवा किसमें आता है? अनुच्छेद 42 में। प्रसूति सहायता उपबंध कहाँ है? अनुच्छेद इसमें क्या है? इसमें क्या है? हॉस्पिटल में ले जाएंगे, है कि नहीं? इस तरीके से यहाँ पर प्रसूति के लिए तो यहाँ पर अनुच्छेद 42 आता है। अगला अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, है ना। अनुच्छेद 43 का में क्या है? उद्योगों के प्रबंध के में कर्मकारों का भाग लेना और 42 संविधान द्वारा यह स्थापित हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अनुच्छेद 43 खा क्या कह रहा है? अनुच्छेद 43 खा कह रहा है संविधान का 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा स्थापित किया गया था अनुच्छेद 43 खा को। अगला क्या? अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान आएगा, एक समान आ जाएगा। इस तरीके से समान सिविल संहिता क्या है? सिविल संहिता, है ना। इस तरीके से पूछेगा समान सिविल संहिता जो है किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आपको पता ना, समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता, आपको बता देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो आप ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 45 से देखते हैं। 44 हो गया है, 45 देख लीजिए दोस्तों। जितने भी मतलब वीडियोस भले थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जितने हैं, क्योंकि दोस्तों मैराथन क्लास के रूप में मैं इसे चला रहा हूं, तो आप जान लीजिए पूरा संविधान आपको यहीं पर मिल जाएगा एक ही वीडियो में। अगला देखते हैं 45 नंबर, आरंभिक शिशुत्व देख रेख के में आप देख पाएंगे, देख रेख तथा, इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या कह रहा है?
अनुच्छेद 45 से आकस्मिक आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य दिया गया इसमें अनुच्छेद 45 में, और 66 संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया था। अगला क्या अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अभिवृद्धि करना, अनुच्छेद 45 में ये बातें कही गई हैं। अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला क्या अनुच्छेद 46 में कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 47 में यहाँ देख पाएंगे पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य कल्याण यहाँ पर देश सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे अनुच्छेद 47 में। ये अनुच्छेद 48 की बात करें दोस्तों, कृषि और पशुपालन का संगठन। दूसरा अनुच्छेद 48 का क्या कह रहा है, 46 का यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 48 का दोस्तों। 48 का में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण दोस्तों। अगर इस तरीके से पूछ लिएगा कृषि और पशुपालन का बातें किस में की गई हैं, अनुच्छेद 48 में की गई हैं। अगर से पूछा जाए पर्यावरण का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 48 का आपको बताना है। अगला देखते हैं वन्य जीव संरक्षण जो है अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया था। अगला देखते हैं अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक संस्थान और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में कहा गया है। देख रहे हैं राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक जो है उसकी चर्चा क्या है, अनुच्छेद 49 में की गई है। अगला अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण करना, अनुच्छेद 50 कहलाता है। अगला क्या कहता है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है। अगला क्या है, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य आते हैं। समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया था, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य को। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, पूरा विश्वास है मुझे। अगर जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो उसका जो है बहुत ही क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों संविधान से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं यहाँ से आप सभी को प्रोवाइड करा देने वाला हूँ। इस प्रकार से पूरी तरह से वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्या आ गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत क्या भारत का राष्ट्रपति होगा, और दूसरा क्या अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। और अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति, और अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पदावधि। इस तरीके से आपका यहाँ पर अनुच्छेद 56 तक राष्ट्रीय पदार्थ यहाँ पर हो चुका है। अगला 57 क्या कह रहा है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यहाँ पर बताना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या अनुच्छेद 57 में कहा गया, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता जो है अनुच्छेद 57 में है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है, 559 यहाँ देख सकते हैं, अनुच्छेद 59 दोस्तों ओनली 59 यहाँ देख पाएंगे आप क्या कह रहा है, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें तथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना और कोई लाभ का पद धारण न करना अनुच्छेद 59 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं दोस्तों ये अनुच्छेद 59। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 60 क्या कहा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा। अगर देख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा अनुच्छेद 60 में कहा गया है। अगला क्या है, अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर फिर से आ गया क्या, एक मिनट दोस्तों अभी देखता हूँ। अनुच्छेद यहाँ पर 45 फिर से आ गया, 60 तक चलते हैं, एक बार फिर से आ गया है, क्लिक हो गया। अनुच्छेद 60 से 61 पे आते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आएगा दोस्तों। उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक जो है रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि के बारे में इसमें चर्चा होगी। अगला देखते हैं अनुच्छेद 63 क्या कह रहा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 भारत का एक क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 कह रहा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना जो है ये अनुच्छेद 64 के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 65 की क्या बात हो रही है। अनुच्छेद 65 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी या अनुपस्थिति या उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, यह इस प्रकार से 65 में आता है।
इस तरीके से आप दोस्तों देख पाएंगे। अनुच्छेद जो है अगला को अनुच्छेद की तरफ देखते हैं। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 यहाँ पर अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की पदावधि और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इस तरीके से आपका यहाँ पर इतना दोस्तों हो चुका है। कितना 68 को आप अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 69 क्या कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 69 देख पाएंगे आप। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप इस तरीके से कहा गया है, शपथ लेना। अनुच्छेद 69 में कहा गया है। अगला क्या है, अनुच्छेद 70 दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अन्य का आकस्मिक में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन करना। अगला क्या है, अनुच्छेद 71 यहाँ देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी या सशक्त विषय। इस प्रकार से आपको देख पाएंगे दोस्तों। ध्यान से देखते चलिएगा, आपके एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा। यकीन मानिए आप पूरी वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 72 क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण के राष्ट्रपति की शक्ति। इस तरीके से अनुच्छेद 72 में बातें संयोजन की गई हैं। अनुच्छेद 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति पर असर इसका बढ़ेगा, विस्तार होगा। अनुच्छेद 73 के अंतर्गत के अंदर मंत्रिपरिषद आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 73 के बाद मंत्रिपरिषद आता है। अनुच्छेद 74 कह रहा है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बना हुआ है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी दिया गया। भारत का महान्यायवादी क्या है, अनुच्छेद 76 इसके अंतर्गत है। भारत का महान्यायवादी इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। 77 के अंतर्गत क्या कहा गया है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। ये बातें मेंशन की गई अनुच्छेद 77 में। यानी कि क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। एक बात कहा गई है, कहाँ की गई है, अनुच्छेद 77 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 78 दोस्तों क्या कह रहा है। अनुच्छेद 78 आपके सामने है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि इसके संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। और संसद आगे दोस्तों देख सकते हैं, पार्लियामेंट हमारा अनुच्छेद 79 से लेकर के आप आएंगे संसद के बारे में। 79 क्या है, संसद का गठन। 80 क्या है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना शामिल है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन। इस तरीके से आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 82 दोस्तों इस तरह से। अनुच्छेद जो है 83 में क्या कहा गया, संसद के सदनों की अवधि दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर बताई गई है। अनुच्छेद 84 आ जाएगा, 84 संसद की सदस्यों के लिए अर्हता, क्या अर्हता रखी गई है अब की बार। इस तरीके से यानी कि कोई भी संसद के सदस्य की अर्हता रखी जाएगी, अनुच्छेद 84 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 85 के अंदर संसद के सत्र 17 विघटन। इस तरीके से 3 ऑप्शन है, यहाँ देख पाएंगे ये तीनों चीजें इसमें सम्मिलित हैं। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला देखते हैं 86 के अंतर्गत है, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। ये कहाँ कहा गया, अनुच्छेद 86 में दोस्तों। और 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये जो सम्मिलित है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 88 में जो सम्मिलित हुआ है क्या, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के बोलने व भाग लेने किंतु मत न देने का अधिकार है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे। अनुच्छेद 48 हो गया यहाँ पर 88 दोस्तों। अब उसके बाद संसद से आ गया, उसके बाद यहाँ देख पाएंगे संसद के अधिकार, क्या क्या अधिकार है दोस्तों ये आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 89 की बात करें दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 89 इस तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपका पूरा मैराथन क्लास हो जाएगा ये, और आप पूरा वीडियो देख के जाएंगे। यकीन मानिए आप सभी के एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। अगला क्या दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात होगी 93 में, और 97 में क्या होगा दोस्तों, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की भत्ते की बात हो गई है। अगला क्या है, सदस्यों की निराहारताएं क्या है। अगला देख लीजिए, सदस्यों की निराहारताएं क्या क्या है। अनुच्छेद 102 है, सदस्यों के लिए अनिवार्यताएं। अनुच्छेद 102 में क्या है, अनुच्छेद 102 में क्या है दोस्तों, सदस्यों के लिए निराहारताएं। अनुच्छेद 3 के लिए क्या है, सदस्यों का निराहारताओं से संबंधित प्रश्नों का पर निश्चय होगा, और यह निश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन के आयोग से करता है।
अगला देखते हैं, अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 105। यहाँ देख सकते हैं संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेष अधिकार जो है यहाँ पर किया गया है। इस तरीके से आप जान पाएंगे दोस्तों। अगला क्या आ गया, विधायी प्रक्रिया आ गया। अनुच्छेद 107 आ गया दोस्तों। अनुच्छेद 107 क्या कहता है, अनुच्छेद 107 में विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में जो भी विधेयक बनेंगे उसको जो है पारित करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बता पाएंगे अनुच्छेद 107 में। फिर अनुच्छेद 108 आ जाता है। आप अनुच्छेद 108 देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में। अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया, कुछ दशाओं में दोनों सदनों में की संयुक्त बैठक होगी। कुछ दशाओं में होगी दोस्तों दोनों सदनों की बैठक, अनुच्छेद 108 में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि चाहे जिसमें आकर के सदन लागू कर दें। अनुच्छेद 109 में क्या कहा गया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 9 के अंतर्गत जो है 109 के अंतर्गत बात की गई है। अगला क्या है, अनुच्छेद 110 दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आती है। इस तरीके से आप देख पाएंगे दोस्तों। अगला क्या है, अनुच्छेद 111 विधेयकों पर 111 क्या कह रहा है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि जो विधेयक बनते हैं यानी कानून बनते हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। ये किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, अनुच्छेद 111 में। अगला देखते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन वित्तीय संबंध विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अगला देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 112 क्या कह रहा है दोस्तों, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। यहाँ देख सकते हैं बजट है दोस्तों। इस प्रकार से वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि आप बजट बोल सकते हैं एक शब्द में 112 के अंतर्गत बजट को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 113 जो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, ये जो है किसमें रखा गया है, देख सकते हैं दोस्तों प्राक्कलनों का संबंध में प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संसद में। अगला को अनुच्छेद 114 क्या कहता है, अनुच्छेद 114 अविनियोग विधेयक है दोस्तों, यहाँ पर अप्रोप्रिएशन बिल्स। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, 115 क्या कह रहा है, 115 आप देख पाएंगे यहाँ पर अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक और अनुदान तीनों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मेंशन है 115 में। 116 में लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और आवास अनुदान इस तरीके से है। अगला देखते हैं 17 में, अनुच्छेद 17 में 17 क्या कह रहा है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है कि अनुच्छेद 120 क्या है, 120 में क्या है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 120 क्या कह रहा है, आसानी से देख पाएंगे। अनुच्छेद 120 क्या कह रहा है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसके अनुसार संसद में कार्य विषय और परिभाषा आप देख सकते हैं दोस्तों हिंदी अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। 120 में क्या कहा गया दोस्तों, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसके अनुसार संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं जो कि यहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, इसका कार्य हिंदी और अंग्रेजी में होता है, लेकिन जो है यहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है देख सकते हैं इस तरीके से आप जान पाएंगे 120 में सम्मिलित है। और 121 अनुच्छेद क्या कह रहा है, यहाँ देख पाएंगे संसद में चर्चा पर निबंधन, देख पाएंगे यहाँ पर अनुच्छेद 21 में क्या कह रहा है, संसद में चर्चा पर निर्बंध, यानी कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में जानना, यहाँ पर अनुच्छेद 21 कह रहा है 121। अगला कह रहा है 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही में की जांच न किया जाना, यहाँ पर क्या है 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये जो कहा गया अनुच्छेद 122 में। 123 में क्या कहा गया, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है किसमें नहीं थे, 123 में। देख सकते हैं दोस्तों क्या कहा गया, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। संघ की न्यायपालिका आप देख लीजिए यहाँ पर 124 आ गया, अनुच्छेद 124 दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर 124 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन जो है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। 126 के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत किसकी बात की गई है,
इसमें कोई बात जान लीजिए, यहाँ पर अलग अलग सभी संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उसके अलग अलग जो है वहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। तो 125वां देख लेते हैं दोस्तों। 125वां में क्या कहा जा रहा है, न्यायाधीशों के वेतन की बात हो रही है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी और 127 में तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है 127 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 128 में क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, यहाँ देख सकते हैं बैठकों में अनुच्छेद देख सकते हैं क्या कह रहा है, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति होगी। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 129 की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और 130 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 136 क्या है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। देख पाएंगे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को पूरा समझ में आ रहा होगा। जितने भी करंट अफेयर हैं पूरी तरह से पढ़ लीजिए, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। अनुच्छेद 136 के बाद देख लें दोस्तों, अनुच्छेद 136 के बाद आप देख सकते हैं अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 37 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन होगा। 137 में कहा गया। 138 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि जो है 138 के अंतर्गत कर सकते हैं। 139 क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियां हैं और यहाँ पर शक्तियों का उच्चतम न्यायालय देख सकते हैं को प्रदत्त किया जाएगा। अगला क्या है, अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालयों यहाँ देख सकते हैं 141 में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालयों द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आडंबर होना, देख सकते हैं आबद्ध कर होना। इस प्रकार से आप देख पाएंगे 141 देख सकते हैं क्या लिखा गया है। 141 के अंतर्गत क्या आता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शासन। अगला देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन 143 देख सकते हैं, तो राष्ट्रपति की शक्ति तो उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की, अभी जो मैंने आप सभी को प्रैक्टिस करवाया उसमें है दोस्तों ये माने कि जो राष्ट्रपति होता है परामर्श ले सकता है किससे, राष्ट्रपति की शक्ति इसकी शक्ति है कि जो है उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श ले सकता है। अगला अनुच्छेद 145 क्या कहा है, न्यायालय के नियम आदि, इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला देख सकते हैं अनुच्छेद 146 है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा और व्यय, इस तरीके से आप देख पाएंगे। आधा करते एक बार देखे होंगे, आप देख सकते हैं अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक व्यय, इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस में आते हैं, इस तरीके से आप देख पाएंगे। अनुच्छेद 148 की बात करें तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा होती है इसमें। और 149 की बात करें नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की यहाँ पर व्याख्या है, इस तरीके से देख पाएंगे। राज्यपाल आ गया, राज्यपाल किसके अंतर्गत आता है, राज्यपाल की अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है राज्यों के राज्यपाल। 154 क्या है, 154 क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। और 155 है राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 56 राज्यपाल की पदावधि। अगला क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएं। 157 में 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। और 159 में राज्यसभा द्वारा शपथ, यहाँ देख सकते हैं शपथ या प्रतिज्ञान दिया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे अभी आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जूम आउट हो गया था, जूम इन हो गया था दोस्तों इस तरीके से। अगला क्या है, यहाँ पर राज्यपाल के बारे में चर्चा चल रहा था, तो आप देख पाएंगे अनुच्छेद 158 यानी कि राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें और राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान के लिए 159। 160 क्या है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के क्या है दोस्तों, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करना, यहाँ पर अनुच्छेद 160 के अंदर आता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अनुच्छेद 160 के बाद 161 आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। 161 क्या कह रहा है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है, ये कर सकता है राज्यपाल। अगला 162 कह रहा है, इसके अंदर क्या आता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसके अंतर्गत आता है। अगला क्या कह रहा है, राज्यपाल यानी सकते हैं राज्यपाल 163 वाला दोस्तों, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता है, इसमें दोस्तों 163 में ये कहा गया है। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्या है, अनुच्छेद 67 167 राज्यपाल को जानकारी देने और आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है अनुच्छेद 167 में यहाँ पर आप पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं
210 अनुच्छेद 210 देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से। विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा 210। 211 विधानमंडल में चर्चा पर निबंध, और 210 क्या कह रहा है, विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। उसके बाद अनुच्छेद 213 विधानमंडल विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 में लिखा गया है। अनुच्छेद 214 में आप देख लीजिए, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। 215 राज्य उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 218 में दोस्तों देख लीजिए, उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना, यह जो है 200 यहाँ पर 18 में कहा गया है। अगला देख सकते हैं 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ द्वारा प्रतिज्ञान लेना, ये जो 219 में है। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय की अंतराल के बारे में बात की गई है। अगला क्या है 223 दोस्तों देख पा रहे होंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 के अंतर्गत आता है। अगला क्या है अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 224 के अंतर्गत शामिल है। 224 के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा 224 का आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये गया अनुच्छेद 224 का। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या है अनुच्छेद 224 का में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। देख सकते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। अगला क्या कह रहा है अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्चतम उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, यहाँ पर अनुच्छेद 226 में बात की गई है। अनुच्छेद 227 में क्या कहा गया है 227 में कहा गया है सभी न्यायालयों के अधीक्षण देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला देख सकते हैं अनुच्छेद 228 में क्या कहा गया है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतराल, यहाँ देख पा रहे हैं अनुच्छेद 28। अगला देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, यहाँ पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद, यहाँ देख पाएंगे विधायी संबंध लेजिस्लेशन। अगला है अनुच्छेद 245। 245 में क्या कहा गया है देख पाएंगे, 245 में क्या कहा गया संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यहाँ पर 245 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 246 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु है इसमें। अगला क्या है अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की शक्ति है। अगला क्या है अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं इसमें। 248 में देख सकते हैं दोस्तों अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 248। अगला क्या 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के में विषय बनाने की संसद की शक्ति। अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 350 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अनुच्छेद 350 कह रहा है यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में कई यहाँ देख सकते हैं राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 250 के अंतर्गत। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 251 के अंतर्गत क्या है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति जो होती है वो अनुच्छेद 251 में बताई गई है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 252 क्या कहता है। अनुच्छेद 252 कह रहा है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य पर द्वारा अंगीकार किया जाना, ये दोस्तों अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 253 में क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान यहाँ पर बनाया गया है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अगला देखते हैं अगला 254 है दोस्तों संसार द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव जो डाला जाता है अनुच्छेद 225 के अंतर्गत 254 के अंतर्गत। अगला देखते हैं अनुच्छेद 255 क्या कह रहा है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, ये जो 255 की बात हो रही है। 256 268 में क्या दोस्तों देख सकते हैं अनुच्छेद 268 में देख पा रहे होंगे आप संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, देख सकते हैं 268 कहा जा रहा है।
दोस्तों अफटका में क्या है, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले संघ तथा राज्य द्वारा जो है संग्रहित या नियोजित किए जाने वाले सेवा कर। यहाँ पर क्या आएंगे, जीएसटी, यहाँ पर टैक्स क्या आएंगे, अनुच्छेद 46 पे। इस तरीके से 269 संघ द्वारा उद्गृहित या संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर ये होते हैं। अगला क्या है दोस्तों, अगला यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 270 की बात करें तो बहुत ही हाईलाइट था इन दोनों कुछ दिन पहले। तो 70 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित या तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने के वाले यहाँ पर कर होते हैं इसमें 270। अगला 271 क्या है, कुछ शुल्कों और करों पर संघर्ष संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार। आप भी बता सकते हैं, प्रयोजन के लिए आप बताएंगे। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे। अनुच्छेद 274 क्या कह रहा है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य से हित संबंध है तथा यहाँ देख सकते हैं संबंध है प्रभावी डालने वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा जो है यहाँ पर इसी प्रकार से निकाल पाएंगे, देख पाएंगे आप सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी के बहुत लेंदी वीडियो बनने वाले हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनेगा ये, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आपको पूरा वीडियो जरूर देखना अंत तक। अब देखते हैं अनुच्छेद 275 की बात कर रहा है, कुछ राज्यों में कुछ संघ से अनुदान मिलेगा, ये 275 में कहा गया है। और फिर कहा गया अनुच्छेद 276 वृत्तियों, यहाँ पर वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों का कर जो है 200 यहाँ पर 76 में कहा गया है। ठीक है, 279 में क्या कहा गया, शुद्ध उपागम, शुद्ध आगम आदि की गणना जो 279 में बता सकते हैं। अनुच्छेद 279 में शुद्ध आगम आदि की जनगणना के लिए थी, आदि की गणना करना 279 में है। और 280 में वित्त आयोग है, वित्त आयोग किस संविधान का अनुच्छेद में आता है 280 में। 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। अगला आ गया, ये क्या है, अगला क्या है दोस्तों, समता का अधिकार आ गया। समता का अधिकार आ गया, क्या है दोस्तों यहाँ पर अभी देखते हैं, अभी कहीं दोस्तों आगे ना हो। समता का अधिकार दोस्तों यहाँ पर संपत्ति का अधिकार दोस्तों, सॉरी संपत्ति का अधिकार यहाँ पर बात हो रही है, जो कि अभी मैंने बताया था 300 का में डाला गया था। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों और संपत्ति के संबंध में न किया जाए। और यहाँ देख सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, यहाँ देख सकते हैं अधीन सेवाएं क्या क्या है दोस्तों 300 का के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 300 का के अंदर 309 देख सकते हैं, 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। 310 में क्या है, संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि अनुच्छेद 310 में कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर 311 दोस्तों आ गया, यहाँ पर संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत होना, पद से हटाया जाना, पंक्ति में अनुमत किया जाना, यह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत आता है। 312 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय सेवाएं लोक सेवा आयोग जो है 312 के अंतर्गत आता है। आप देख लीजिए यूपीएससी की अगर चर्चा होगी तो आप वहाँ बताइएगा यूपीएससी जो किसके अंतर्गत 312 के अंतर्गत, इस प्रकार से आप जान पाएंगे। अगला देख लीजिए 315 क्या कह रहा है, संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। अगला क्या कह रहा है, 316 सदस्यों की नियुक्ति और देख सकते हैं और पदावधि, यानी कि कितनी अवधि तक कौन रह सकता है, ये चीज़ सारी बातें बताई गई होंगी। और 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, इस तरीके से 317 होगा। 317 हाँ आराम से हो जाएगा, इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर अनुच्छेद 316 में क्या है, नियुक्ति और पदावधि। 17 में क्या है, सेवा का आयोग की सदस्यता, यहाँ पर आयोग की किसी सदस्य पर लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या फिर निलंबित किया जाना, आप जान सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, अनुच्छेद 318 की बात, आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में निम्नलिखित बनाने का शक्ति जो है यहाँ पर दे सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिबंध है। 300 थोड़ी यहाँ दे सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 322 की बात हो रही है, लोक सेवा आयोग के व्यय, और 323 की बात हो रही है अगर तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बात होगी। अगला निर्वाचन के क्षेत्र आ गया, अनुच्छेद 324 आप सभी को पता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग की निश्चित होगा। अगला क्या है, अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने, यहाँ देख सकते हैं सम्मिलित किए जाने, और क्या कह रहा है कि अपात्र न होना और उसकी
और उसकी जो है क्या कहा है, द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद दोस्तों 325 के अंतर्गत आ सकती हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया अनुच्छेद 325। 326 देख लीजिए, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, एक अनुच्छेद 326 में कहा गया। अनुच्छेद 327 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 327 में दोस्तों ये है, आप देख पाएंगे। अनुच्छेद 27 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति है दोस्तों। अनुच्छेद 338 आप देख पाएंगे। अनुच्छेद 328 के बाद 28 आता है, 28 देख लीजिए। अनुच्छेद 328 में क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पाएंगे, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 328। 329 क्या है दोस्तों, निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप वर्जन। अगला क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष क्या किए हैं, यहाँ पर स्पेशल देख सकते हैं। अनुच्छेद 330 देख सकते हैं। अनुच्छेद 330 की बात हो रही है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थानों का आरक्षण है। अगला दोस्तों क्या है, अगला देख सकते हैं स्क्रीन पर, अनुच्छेद 331 लोकसभा के आंग्ल, यहाँ पर लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है 331 के संविधान में रखा गया है अनुच्छेद में। अगला 332 अनुच्छेद क्या है, यहाँ पर देख पाएंगे, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक विभाग है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 332 की बात हो रही है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अगला अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा यथायथ संशोधित कर दिया गया है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है। अगला क्या है दोस्तों, अगला देख सकते हैं 337 में क्या कहा जा रहा है। 337 में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आंग्ल भारतीय यहाँ पर समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए उपबंध। अगला क्या है, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला 39 क्या है, अनुसूचित, यहाँ देख सकते हैं का 338 का आ गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर देख पाएंगे। और इसमें क्या आयोग के बारे में बात हो रही है, क्या है, अनुसूचित जनजाति 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 89वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला इसके स्क्रॉल करते जाइए दोस्तों, आप देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप देखते जाइए और एक बार सुनते जाइए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और सुनते जाइएगा, आपको तैयार होता चला जाएगा। अगला क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, अनुच्छेद 339 की बात हो रही है। अनुच्छेद 339 की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों में के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ नियंत्रण। देख सकते हैं अनुच्छेद 340 की अगर बात करें, 340 में क्या कहा जा रहा है, पिछले वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। देख सकते हैं यहाँ पर पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करना अनुच्छेद 340 में के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां जितनी हैं ये चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों अनुच्छेद 341। अगला देख सकते हैं, अगला 341 के बाद क्या है, ये 341 के बाद दोस्तों यहाँ जाते हैं लेफ्ट नहीं राइट साइड में, 341 के बाद 342 दोस्तों यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अनुसूचित जनजातियों की जो चर्चा की गई है तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत दी गई है। और अब जाते हैं दोस्तों भाषा के लेकर के, भाषा के अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा जो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। उसके बाद अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति जो है अनुच्छेद 344 से कहा गया है। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 345 के में क्या कहा गया, राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। इसमें क्या कहा गया, 46 में राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अनुच्छेद 347 थोड़ा सा जूम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़ा करते हैं और ऊपर करते हैं। क्या है दोस्तों 347 में क्या कहा गया, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली
वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 347 में। अगला क्या कर रहा हूँ, अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों और कुछ 349 देख सकते हैं, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। इस तरह से आप देख पाएंगे। अगला क्या है, अनुच्छेद 350 की बात करें तो 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा यहाँ पर 350 में कहा गया है। 350 का की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350 का। उसके बाद अनुच्छेद 350 खा में क्या कहा गया है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350 खा। अगला देखते हैं 351 दोस्तों आ गया। 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं, इसमें जो है अनुच्छेद 351 में आपात उपबंध की बात आ गई है दोस्तों। देख सकते हैं आपात उपबंध अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा की जाने वाली जो किसके संबंध में चर्चा किया गया है। अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 353 की बात करें ना, आपात की घोषणा का प्रभाव है। और इसमें और अगला क्या है, अनुच्छेद 354 जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना। अगला क्या कह रहा है, अनुच्छेद 355 में ब्राह्मण आक्रमण, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। ये जो अनुच्छेद 355 में लिखा गया है। अगला क्या है, अगला क्या दोस्तों आप बताना पड़ेगा। अगला क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण वाला हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 356 की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 356 में, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक अधितंत्र के हिफाजत को जाने के दशा के उपबंध के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 56 में आप कुछ देख लिए। परीक्षा दृष्टि से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो अनुच्छेद देख सकते हैं अधिनियम 1935 शासन अधिनियम का पड़ा है। अगला क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली देख सकते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला देखते हैं भारत के संविधान में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व दोस्तों जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश में किया जाएगा। यहाँ देखते किया में संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्या है, अगला क्या दोस्तों देख सकते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से, कनाडा के। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछेगा एक क्वेश्चन। भारत के संविधान में संपत्ति सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से की देन है, ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। अगला देखते हैं, राज्यसभा में प्रतिभा अनुभव सेवा का प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रेरित हुई है, आयरलैंड से, देख सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है प्रियम्बल जिसका नाम है उसे किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में यहाँ देख सकते हैं, भारत में विविध शासन किस देश की देन है, इंग्लैंड की देन है विविध शासन। अगला देखते हैं, आपात उपबंध किस देश की, आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्या आ गया दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला संबंध आ गया आपका कहाँ से, अनुच्छेद से। अनुच्छेद देख सकते हैं 371 में क्या है, डॉक्टर देख सकते हैं 371 अंगा यहाँ पे लिखा गया है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, अनुच्छेद 371 अंगा। और उसके बाद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष संबंध, फिर 37 देख सकते हैं 71 में छा में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, फिर देख सकते हैं 71 जा में अरुणाचल प्रदेश के राज्य संबंध में विशेष उपबंध। इस तरीके से अलग अलग राज्य के जो है संबंध बताए गए हैं इसमें। अगला क्या है, 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 372 दोस्तों आ गया है। अब दोस्तों समाप्त होने वाला है, उम्मीद है कि 1.5 घंटे के अंदर ही आपका सभी वीडियो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 372 की अगर बात करें तो विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 372 के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 372 का
भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 372 का में विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये अनुच्छेद 372 का में वर्णित है। अगला 372 देखते हैं। 373 दोस्तों देखते हैं। 372 लिख चुके हैं। निवारण निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश जो है करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यहाँ देख सकते हैं क्या है 373 में ही है। 392 में क्या है दोस्तों, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति 392 में है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, इस तरीके से राष्ट्रपति की शक्ति है दोस्तों। यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 393 के अंतर्गत क्या है, संक्षिप्त नाम दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं संक्षिप्त नाम यहाँ जो लिखा गया है। संक्षिप्त नाम इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, इस तरीके से रखा गया है। अनुच्छेद 343 में ये बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 394 में क्या है, अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में उपबंध दिखाता है। इसके अनुसार यहाँ देख पा रहे आप, इसके अनुसार 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से 60, 320, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92 और 93 और 94 कुल 16 हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कुल 16 तुरंत तथा शेष 26 जनवरी 2050 को प्रवृत्त होंगे। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक यहाँ तो कुल 16 तुरंत और तथा शेष जो बचे हैं अनुच्छेद जो 26 अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्ति होंगे। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। अनुच्छेद 395 के बारे में जान लेते हैं। लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट दोस्तों यहाँ पर इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्या दोस्तों, अनुच्छेद 395 इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित कर दिया गया। अनुच्छेद 395 बातें वर्णित है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और जो है कोई भी अगर से क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से भी कुछ सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लाइक करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तब मैं और ही मोटिवेट हो जाता हूँ और आप सभी के पास वीडियो अपलोड करने की मेरा मन करने लगता है। इस तरीके से दोस्तों कह रहा हूँ कि आप सभी जो है अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट पुराने हैं उनका क्या काम है, वो सभी ये सब वीडियो तो देख ही रहे हैं सामने, लेकिन पिछला भी जो आप रिवाइज करते जाइए। जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं आप सभी एक बार फिर से उसको देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं संविधान की जितनी भी अनुसूचियाँ थी, इस वाले वीडियो में जितनी भी अनुसूचियाँ थी, जितने भी भाग थे और जितने भी अनुच्छेद थे, उन सभी की चर्चा हमने इस वीडियो में किया है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा, अगर आप सभी पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं तो। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब 1 घंटे 26 मिनट अभी हुई है फिलहाल, तो मुझे लगता है 1.5 घंटे के अंदर महामैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही मैराथन क्लास के साथ या फिर किसी नॉर्मल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।